नागल गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम अमर था। अमर एक सच्चा और अच्छा व्यापारी था। वो अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करता था। उसके परिवार में उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम संजू था, जिसकी उम्र 12 साल की थी। वो दिखने में बहुत ही मासूम थी। वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक दिन अमर को व्यापार में बहुत भारी नुकसान हुआ और रातों रात सब कुछ खत्म हो गया। हालात ऐसे हो गए कि गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। संजू एक गांव में रहने वाली लड़की थी। बाहरी दुनिया से अनजान थी। वो डरी सी, सहमी सी, कम बोलने वाली लड़की। घर में सबसे बड़ी थी, तो इसलिए घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। क्योंकि व्यापार में नुकसान के बाद अमर शराब पीने लगा। घर के हालात ऐसे हो गए, सुबह को खा लिया तो शाम को क्या खाएंगे कुछ भी पता नहीं। ऐसे हालात में संजू को कुछ भी नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसने सिर्फ कक्षा 8 तक ही पढ़ाई की थी। उसकी उम्र भी बहुत कम थी, इसलिए वो नौकरी भी नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन किसी ने कहा कि मेरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया करो, बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगी। संजू ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रतिदिन उनके घर झाड़ू पोछा लगाने लगी। धीरे धीरे वो मोहल्ले के 4-5 घरों में काम करने लगी। घर के हालात में कुछ सुधार आया तो संजू ने अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल में एडमिशन करा दिया। दोनों छोटी बहनें भी झाड़ू पोछा करने में संजू का हाथ बटाने लगी। जैसे तैसे घर चलता रहा। कुछ नहीं था पास सिवाय परिवार के। मस्त रहते थे बहन भाई अपनी दुनिया में। एक छोटा सा कमरा था रहने के लिए। सब उसी में रहते थे तो भी खुश थे। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन की बात है, संजू झाड़ू पोछा करके वापस घर आ रही थी तो एक लड़का साइकिल लेकर उसका पीछा कर रहा था। वो धीरे धीरे साइकिल चला रहा था, कभी संजू के आगे तो कभी उसके पीछे चक्कर लगा रहा था। संजू की आदत थी और घर की जिम्मेदारियां, इसलिए वो किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। वो नजर नीचे करके चलती रही। थोड़ी देर बाद घर आ गया। वो लड़का भी उसके पीछे उसके गले में आ गया। संजू बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी वो लड़का सामने वाले घर में चला गया। संजू सोचती है इसका घर तो हमारे घर के सामने ही है। इसने इतने दिन हो गए गांव से यहाँ आई हुए, पहले तो कभी इसे यहाँ नहीं देखा। खैर संजू भी घर के अंदर चली गई। अगले दिन सुबह हुई तो संजू काम के लिए निकल गई। फिर से वो ही साइकिल वाला लड़का आगे पीछे चलने लगा। न उसने कुछ बोला और न संजू ने कुछ कहा। ऐसा रोज होने लगा। वह लड़का प्रतिदिन संजू का पीछा करता था। एक दिन उस लड़के ने संजू के पास आकर कहा, संजू तुम दूसरों के घरों में काम करने मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इतना कहा और वहां से चला गया। अब संजू सोचती है इसको मेरा नाम कैसे पता। अगर मैं कहीं काम करती हूँ तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। यही सोचते सोचते घर पर आ गई। सारी रात वो उसी के बारे में सोचती रही। सुबह का काम का वक्त था। संजू अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ आज से मैं काम पर नहीं जाऊंगी। माँ ने खूब डांटा और काम पर जाने को कहा, और करती भी क्या, माँ मजबूर थी। संजू ने कहा, माँ मैं वो काम छोड़ रही हूँ। तो क्या एक और काम है जो हम घर बैठकर कर सकते हैं। माँ ने कहा, वो क्या काम है। संजू ने कहा, माँ हम पापड़ बेलने का काम करेंगे। 1 मिनट तक माँ कुछ नहीं बोली, फिर कुछ सोचकर बोले, ठीक है हम सब मिलकर कर सकते हैं यह काम। तो ठीक है तुम झाड़ू पोछा छोड़ सकती हो। अगले दिन सुबह से पापड़ बेलने का काम शुरू किया गया। धीरे धीरे सब भाई बहन सब सीख गए थे। सब छोटे छोटे थे, लेकिन भूख ऐसी थी कि वो सब मजबूर थे। सब मिलकर 4000 पापड़ रोजाना बेलने लगे। सुबह 4 बजे उठ जाते और रात को जब तक 4000 पापड़ पूरे नहीं होते कोई नहीं सोता था। धीरे धीरे उसके पिता ने कुछ काम शुरू किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो दिन रात शराब के नशे में रहते थे, लेकिन शराब पीने के लिए वो पैसे उनसे नहीं लेता था। अब संजू ने बाहर का काम छोड़ दिया तो बाहर जाना भी बंद हो चुका था। कोई काम नहीं था बाहर का, जिस कारण वो घर के अंदर ही रहती थी। संजू को ऐसा लग रहा था कि बरसों हो गए उस लड़के को देखे हुए, जिसके मना करने से संजू ने बाहर का काम छोड़ दिया था। अब वो बार बार उस लड़के के बारे में सोचने लगी। कैसे मिलूं उससे हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसने पड़ोस के एक छोटे बच्चे को टॉफी का लालच दिया और उससे पूछा, यह पड़ोस में जो लड़का रहता है उसका नाम क्या है। बच्चे ने कहा, वो तो विनोद भैया का घर है। संजू ने कहा, तो क्या आप मेरा एक काम करेंगे, मैं तुम्हें एक लेटर देती हूँ,
आप यह उन्हें दे देना। बच्चे ने कहा ठीक है। संजू ने एक लेटर लिखा और उसके हाथ भिजवा दिया। लिखा बस इतना ही था कि आजकल आप कहाँ रहते हैं, दिखाई ही नहीं देते। विनोद ने भी एक लेटर लिखा और उस बच्चे के हाथ भिजवा दिया। संजू ने लेटर पढ़ा, उसमें लिखा था, संजू आप भी कहाँ दिखाई देती हो। अब संजू बाहर जाने के बहाने ढूंढने लगी। दोनों भाइयों को स्कूल छोड़ आने को सोचा और अपने बहन भाइयों को स्कूल छोड़ने जाने लगी। विनोद और संजू दोनों आगे पीछे चलते थे। न विनोद ही कुछ बोलता और न ही संजू कुछ कह पाती। बस दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते थे। लंबे टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। अब गली मोहल्ले वाले रोज उनको देखते तो उन्हें शक होने लगा। सब उन दोनों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। संजू इन सब बातों से अनजान थी। एक दिन विनोद ने एक लेटर भेजा, आई लव यू संजू, मैं कुछ दिन के लिए शहर में जा रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, अभी इसी वक्त आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। विनोद वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। इतना सा पढ़ने के बाद संजू को समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो भी संतू को चाहने लगी है। यह एहसास जो था वो प्यार था। संजू सहम सी गई और रोने लगी। यह प्यार था, मुझे तो पता ही नहीं चला। इतने सालों से यह सब चल रहा है और मैं समझ ही नहीं पाई। अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी। अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा, सब क्या कहेंगे। इन्हीं सोच में गुम संजू घर से बाहर आ गई और उस जगह पर आ गई जहाँ विनोद ने मिलने बुलाया था। संजू जाते ही विनोद से लिपट गई और दोनों एक दूसरे में खो गए। उन्हें इस अवस्था में एक पड़ोसी ने देख लिया और पूरे मोहल्ले में बोल दिया, इन दोनों का कोई चक्कर है, इस लड़की का तो कुछ करना ही होगा। शाम को कुछ लोग इकट्ठा होकर संजू के पिताजी के पास आए और सारी बातें उनको बताते हैं और कहते हैं यह लड़की बदचलन है, बेहतर होगा अब इसकी शादी करा दी जाए। संजू के पिता शराब के नशे में थे। उन्होंने संजू को इतना पीटा कि वो बेचारी चीखे मार मार कर रोने लगी। इन सब में संजू की क्या गलती थी, उसे तो पता भी नहीं था यह प्यार है, क्योंकि जब वो विनोद से मिली थी उसकी उम्र महज 12 साल की थी। न विनोद ने कभी कोई गलत हरकत की। बस दोनों एक दूसरे को देखते थे और चले जाते। कुछ नहीं जानते थे, दोनों हर बात से अनजान थे। अब संजू के रिश्ते की बात चलने लगी। देखते ही देखते संजू की सगाई हो गई। आज संजू 17 साल की थी। 4 महीने बाद उसकी शादी की तारीख तय हो गई। संजू विनोद से मिलने के लिए दिन रात तड़पती रहती थी। उधर विनोद भी संजू से मिलना चाहता था, लेकिन संजू का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। वो चाहकर भी विनोद से नहीं मिल पा रही थी। अब विनोद टेंशन में रहने लगा। अपने दोस्त से मरने की बात करने लगा। कहता, अगर संजू मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता उसके बगैर। उसके दोस्त समझाते तो गुस्सा हो जाता और संजू को गालियां देने लगता। रोज किसी न किसी के हाथ लेटर भेजता जिसमें लिखा होता, संजू मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज एक बार मुझसे आकर मिलो। संजू बहुत डरती थी, अगर किसी ने देख लिया तो पापा फिर मुझे मारेंगे। इसी डर की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकले और वक्त बीता गया। आखिरकार संजू की शादी हो गई। ससुराल में वो बहुत ज्यादा डरी सहमी हुई थी। उम्र कम होने के कारण उसे कुछ पता नहीं था। जो उसे बोला जाता वही करती। शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। शादी के बाद संजू बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि उसके ससुराल के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वो पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगी। संजू के मायके में भले ही उसके पापा शराब पीते थे, लेकिन माँ भाई बहन सब संजू को बहुत प्यार करते थे। सब छोटे थे, न तो कुछ बोलते थे, बस दीदी दीदी करते थे। जो संजू ने बोल दिया वो ही ठीक था। लेकिन इधर ससुराल में ऐसा कुछ नहीं था। संजू की सास रोजाना उसे गालियां देती। बाप ने कुछ नहीं दिया, दहेज में कुछ नहीं लाई, ऊपर से पति कुछ कमाता नहीं था। उसके ताने भी संजू को सुनने पड़ते थे। शादी को 1 साल बीत गया। इस 1 साल में न संजू को कोई लेने आया पापा के घर से और न कोई फोन आया। ससुराल वालों ने सोचा कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है इसकी खैर खबर लेने वाला। बस इसी बात का फायदा उठाया और उसे नौकरानी बना लिया। संजू को सारा दिन बस काम काम। सुबह 3 बजे उठा देते और रात को 12 बजे सोने देते थे। एक दिन संजू ने देखा उसके घर के आगे एक गाड़ी आकर रुकी, तो संजू ने सोचा काश मेरे पापा आ जाते। जैसे ही संजू दरवाजा खोलती है तो सचमुच उसके पापा खड़े थे। वो एकदम अपने पापा के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आप कहाँ थे पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। संजू अपने पापा को अपने ससुराल की सारी बात बताती है कि कैसे इन लोगों ने संजू को एक नौकरानी की तरह रखा हुआ है और कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। बस क्या था, आखिर बाप था।
शराब के नशे में सबसे बहुत झगड़ा किया और संजू को वहां से लेकर वापस अपने घर आ गए। संजू को देखकर उसकी माँ भाई बहन बहुत खुश हुए। संजू 1 साल बाद अपने परिवार से मिली थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संजू को मायके में रहते हुए पूरे 3 महीने हो गए थे। अब सब लोग बातें बनाने लगे थे। इतने दिनों से मायके में पड़ी है। इधर विनोद को पता चला कि संजू आई हुई है तो उसने अपने दोस्त के हाथ एक संदेश भेजा। उसमें लिखा था, संजू मुझसे मिलना चाहता हूँ, एक बार मुझसे मिलो तो सही। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद कैसी दिखती हो। यह पढ़ते ही संजू की आंखों में आंसू बहने लगे और वो मिलने के लिए राजी हो गई। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी शादी हो गई। दूसरे दिन वो मिलने पहुंच गए। दोनों खूब रोए और बहुत सारी बातें की। एक दिन संजू के ससुराल से फोन आया कि संजू की सास को हार्ट अटैक आया है, घर पर काम करने वाला कोई नहीं है, संजू को भेजो। क्योंकि उनके लिए तो संजू काम वाली बाई ही थी। संजू के पापा मम्मी सब बोले जा रहे थे, बेटा ऐसे टाइम में तो जाना चाहिए। सबके समझाने पर संजू अपनी ससुराल चली गई। वहां जाकर देखा तो सब कुछ वही था जो पहले था। हार्ट अटैक तो महज एक बहाना था। सच तो ये था, नौकरानी को घर वापस बुलाना था। अब वो पहले की तरह ही काम करने लगी। सुबह 3 बजे उठ जाती, सारे घर के काम करती, कपड़े बर्तन झाड़ू खाना पकाना, इन सब में ही बेचारी का पूरा दिन निकल जाता। पूरे दिन की थकी हारी रात की 12 बजे अपने कमरे में जाती और सो जाती। संजू ने सोच लिया, जो कुछ भी है जैसा भी है अब यही जीना है, यही मरना है और यहाँ से जाऊंगी भी कहाँ। मायका भी इतना धनी नहीं है जो जीवन भर मुझे अपने साथ रख सके। एक दिन संजू ने अपने पति को बहुत प्यार से समझाया, देखिए घर के हालात से अब अच्छी तरह से वाकिफ है, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? अगर कमाने लगे तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। संजू के पति को बात समझ में आ गई और वो शहर से बाहर काम करने चला गया। लेकिन संजू की सास को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उसने 2 दिन में ही अपने बेटे को वापस बुला लिया। अब संजू कर भी तो क्या सकती थी, उसकी सास के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी, इसलिए वो चुप रही। वक्त यूं ही गुजरता रहा। संजू की शादी को 3 साल हो गए थे। आज संजू ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद उसे विनोद की याद आई। उसने विनोद को फोन किया और कहा, विनोद मुझे बेटी हुई है। विनोद ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई यह जानकर संजू, तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। विनोद की बात सुनकर संजू ने सोचा, इसकी भी शादी हो जाए तो अच्छा है। संजू पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी। उसने विनोद के लिए कई व्रत रखे और मन्नत मांगी। कुछ महीने में विनोद की भी सगाई हो गई। विनोद का फोन आया, संजू मेरी सगाई हो गई। संजू ने कहा, अच्छा है विनोद, अब तुम भी अकेला नहीं रहेगा। यह कहकर संजू ने फोन काट दिया। वक्त यूं ही गुजरता गया। कुछ दिन बाद विनोद का फोन आया, संजू मेरी शादी तय हो गई, तुम आएगी ना शादी में? संजू ने कहा, नहीं विनोद, मैं नहीं आ सकती। विनोद ने कहा, क्यों नहीं आ सकती? तुझे आना पड़ेगा, मेरी कसम। बस फिर क्या था, संजू ने जाने के लिए हाँ कर दी। शादी में अभी वक्त था, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो गई। संजू अंदर से टूटी जा रही थी कि कहीं शादी के बाद वो मुझे भूल तो नहीं जाएगा, क्योंकि संजू की जिंदगी में विनोद ही एक ऐसा इंसान था जिसके सामने वो अपना मन हल्का करती, उसके सामने रोती, बाकी सबके सामने तो वह पत्थर की तरह सख्त बन चुकी थी। आज विनोद की शादी है। संजू भी शादी में गई विनोद के दोस्तों के साथ। 5 मिनट वहां रुकी और वो एक डेयरी मिल्क का पैकेट लेकर गई थी। वो पैकेट उसने विनोद के हाथ में थमा दिया और कहा, यह लो विनोद, इस डेयरी मिल्क की तरह तुम्हारी लाइफ भी मिठास से भरी रहे। और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। संजू ने पलट कर विनोद को नहीं देखा, शायद वो अपने आंसू छुपा रही थी। इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बहुत दर्द छुपा था। ऐसा लग रहा था आज संजू का सब कुछ छिन गया हो। वो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि संजू का कोई अपना नहीं था सिवाय विनोद के। कहने को तो सब अपने थे, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया, तो उसको किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। अब संजू के भाई भी बड़े हो गए थे। उन्होंने गांव में फिर से घर बना लिया और अब संजू का परिवार गांव में आराम से रह रहे थे। एक दिन रात के 2 बजे संजू के घर से फोन आया कि संजू के पिताजी का देहांत हो गया, उन्हें हार्ट अटैक आया है। संजू फिर से टूट गई। वो घर में सबसे बड़ी थी, हालांकि उसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन हालातों ने उसे बड़ा और मजबूत बना दिया था। उसने माँ भाई बहन सबको संभाल लिया। कुछ महीनों में ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन संजू की जिंदगी में तो दुखों की कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
भगवान ने वो बेचारी एक गम से उभरती तो दूसरा गम उसे मिल जाता, और दूसरे गम से उभरती तो तीसरा गम उसका इंतजार करता। आज संजू के पति को पता चल गया विनोद के बारे में, और वो आग बबूला हो गया। बात बहुत बढ़ गई, समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया। सब लोगों ने एक ही बात कही, वचलन कही कि तुमने हमारा नाम खराब करके रख दिया है समाज में, तू माफी के लायक भी नहीं है, निकल जा हमारे घर से। संजू उन सब के आगे हाथ जोड़ने लगी, माफी मांगने लगी, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर संजू ने सोचा, आज तक तुझे यहाँ से मिला ही क्या है सिवाय दर्द के, बेहतर यही होगा कि मैं निकल जाऊं यहाँ इस घर से। उसने अपने पति से कहा, ठिकाने मैं चली जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाऊंगी। तब सबने कहा, नहीं, कभी नहीं, जैसी तू है वैसी ही इसे भी बना देगी, तेरा क्या भरोसा, शायद तू इस बच्चे को बेच ही ना दे। अब संजू बिल्कुल ही टूट चुकी थी। भला कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है, और वैसे भी उसकी बेटी तो उसकी जान थी। उसने सोचा, मैं कोर्ट तक लड़ूंगी अपनी बेटी के लिए। फिर सोचा कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और तेरा साथ भी कौन देगा, मायके जाकर बैठ गई तो माँ टूट जाएगी, उसके भाई बहनों की शादी भी नहीं होगी। यही सोचकर संजू ने मन मारकर बोली, जो आप सब बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। उन सब ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, तेरा जिसके साथ भी चक्कर है यह सब बंद करना होगा। संजू मन ही मन विनोद के बारे में सोचने लगी। विनोद के साथ मेरा रिश्ता इतना पवित्र है कि उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं। विनोद हमेशा संजू को साड़ी में देखना चाहता था, जब भी मिलता दूरी बनाकर बैठता और हमेशा एक बात बोलता, कहा संजू तेरी मेरी शादी हुई होती तो कुछ बात और ही होती, तो मिल लिया कर, मैं बस तुझे देख कर ही खुश हो जाता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। और संजू भी विनोद से मिलना बातें करना ही पसंद करती थी, यहाँ तक कि उसने आज तक विनोद का एक पैसा भी खर्च नहीं करवाया। वो ख्यालों से बाहर आई। आज संजू बहुत दुखी थी। फिर सब लोगों ने उसे कहा, अगर घर में रहना चाहती हो तो अपने पति के पैरों में पड़कर माफी मांगो। संजू ने एक नजर अपनी बेटी की तरफ देखा और अपने पति के पैरों में गिरकर आज वो अंदर से टूट गई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। संजू ने खुद को संभाला और समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगी। पति का व्यवहार भी अब कुछ ठीक ठाक ही था। वैसे तो संजू के पति ने कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया था, न कभी संजू को वो प्यार मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए, लेकिन संजू हमेशा अपना पत्नी होने का धर्म निभाती रही, कभी कोई शिकायत नहीं की। आज संजू ने दोबारा से एक गुड़िया सी बेटी को जन्म दिया। संजू की दोनों ही बेटियां ऑपरेशन से हुई थी, इसलिए संजू को इस बार 9 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया, क्योंकि यह उसका दूसरा ऑपरेशन था। जब से उस नन्ही सी जान ने जन्म लिया, मानो संजू की तो दुनिया ही बदल गई हो। सब संजू की बहुत इज्जत करने लगे। संजू अपनी नन्ही सी जान के साथ बहुत खुश रहने लगी। उसकी दोनों बेटियां उसके जीने की वजह बन गई थी। वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गई थी, लेकिन आज भी विनोद की याद उसे हर पल आती थी। एक पल के लिए उसे भी भूल नहीं पाई थी। पूरे 5 साल हो गए थे विनोद से बात किए हुए। एक दिन ऐसा आया कि मजबूर होकर संजू को फोन करना ही पड़ा। विनोद ने आज तक नंबर चेंज नहीं किया था। वो हमेशा कहता था, मैं कभी भी अपना नंबर नहीं बदलूंगा, तू चाहे जब फोन कर लेना। विनोद ने जैसे ही फोन उठाया, संजू की आवाज सुनते ही बोला, अरे संजू तू, मुझे पता था एक न एक दिन तेरा फोन जरूर आएगा। तू कैसी है? तो सब ठीक तो है ना? संजू ने कहा, हाँ विनोद, सब कुछ ठीक है, तू सुना? विनोद ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, 2 बच्चे हो गए हैं मेरे। संजू ने कहा, अच्छा विनोद, अब तू नहीं बोल सकता मुझे कि तू बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और तेरे भी 2 बच्चे हैं। फिर दोनों हंसने लगे, बहुत सारी बातें करने लगे, फिर फोन काट दिया। अब 2-4 महीनों में एक बार बात कर लेते थे दोनों, वो भी जब तब विनोद घर से बाहर होता। संजू हमेशा यही सोचती कि कभी भी विनोद की पत्नी को मेरे बारे में पता ना चले, नहीं जो मेरे साथ हुआ है कहीं एक दिन उसके साथ भी ना हो। यही सोचकर संजू विनोद से बहुत कम बातें किया करती थी। एक दिन वो हुआ जिस बात का डर था। विनोद की वाइफ को पता चल गया। उसने नंबर लेकर संजू को फोन किया और बोली, क्या आप संजू बोल रही है? संजू ने कहा, हाँ जी बोलिए, मैं संजू ही बोल रही हूँ। तभी वो टूट पड़ी, तुम्हारा क्या रिश्ता है विनोद के साथ? मैं कब से लोगों के मुंह से सुन रही हूँ संजू संजू, लेकिन यह संजू कौन है, क्या है? आज तुम क्लियर कर ही दो। संजू ने कहा, संजू क्या बोलती, क्योंकि उसे पता था चाहे कितना भी सच बोलो, आज तक किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। फिर यहाँ तो विश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बस
इतना ही बोली, बहन मेरा विनोद से इतना ही रिश्ता है कि वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। जब से प्यार को समझी हूँ तब से आज तक मैंने सिर्फ विनोद को ही चाहा। हमारा रिश्ता एकदम पवित्र है। लेकिन वो कहाँ संजू की बात मानने वाली थी। उसने साफ बोल दिया कि आज के बाद तुम बात नहीं करोगे मेरे पति से। तुझे तेरे प्यार की कसम, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। संजू ने एक पल भी नहीं सोचा और उसकी बात मान ली। संजू यही सोचकर परेशान हो गई थी, कहीं मेरी वजह से इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो बेचारे बच्चे बिना माँ के हो जाएंगे। इन बच्चों की क्या गलती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर संजू ने ठान लिया, आज के बाद कभी विनोद से बात नहीं करेगी। संजू ने तुरंत विनोद को फोन किया। संजू ने कहा, देखो विनोद, आज के बाद मैं न कभी तुझे फोन करूंगी और न ही तू मुझे फोन करेगा। विनोद ने कहा, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? संजू ने कहा, नहीं विनोद, अब नहीं, यह मेरा लास्ट फोन है बस। विनोद ने कहा, तुझे तेरे प्यार की कसम, बताओ मुझे हुआ क्या है? संजू रोते हुए बोली, आज तुम्हारी बीवी का फोन आया है। विनोद ने कहा, क्या? संजू ने कहा, हाँ विनोद, उसने मुझे मेरे प्यार की कसम दी है और मेरे लिए मेरा प्यार ही सब कुछ है। मैं तेरी यादों के सहारे जी लूंगी। तुम बस अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और अपनी जिंदगी में खुश रहना। विनोद ने कहा, नहीं संजू, क्या मांगा था मैंने तुझसे? बस यही ना, आखिरी सांस तक बात करना। संजू ने कहा, नहीं विनोद, मैं ये नहीं कर सकती। तुझे पता है यह सब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं भी कहाँ रह पाती हूँ तुझसे बात किए बगैर। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, तुझे मेरा साथ देना ही होगा। इसी में हमारी और हमारे परिवार की भलाई है। विनोद ने कहा, ओके संजू, जो तुम चाहो, जैसी तुम्हारी मर्जी। संजू ने कहा, नहीं विनोद, मेरी मर्जी कहाँ चलती है। मैं तो हर पल तेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मेरी किस्मत में तेरा साथ नहीं लिखा। फिर मैंने यह सोचकर दिल को बहला लिया, तुझसे कभी कभार मिल लेती हूँ, यही बहुत है। फिर मिलना भी बंद हो गया तो यह सोचकर दिल को समझा लिया, मुलाकात न सही, कम से कम फोन पर तुम्हारी आवाज तो सुन लेती हूँ। लेकिन अफसोस, अब तुम्हारी आवाज सुनने में भी तरस जाऊंगी। अब यही सोचकर जिंदगी गुजार दूंगी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। विनोद ने कहा, तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो? संजू ने कहा, तुमसे विनोद, मेरी हिम्मत, मेरा प्यार, सब कुछ तुम ही हो। विनोद ने कहा, सेम टू यू मेरी जान, आई लव यू संजू। संजू ने कहा, आई लव यू आओ। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जी धन्यवाद।